हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, हमने इसके पहले लॉज ऑफ मोशन के ऊपर के प्रॉब्लम देखे थे। अभी नेक्स्ट सीरीज में हम जाने वाले हैं ग्रेविटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो लेट अस सी। देखो, टू स्फीयर ऑफ masses m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d आर सिचुएटेड इन एयर। तो क्या दो मासेस है m1 और m2 सेपरेट बाय डिस्टेंस d। तो अगर वो डिस्टेंस d से सेपरेट है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में फोर्स F है। फोर्स इज m1 m2 बाय r स्क्वायर और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g लगा हुआ उनके साथ। नाउ इफ टू स्फीयर्स आर केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 5, अब उनको ऐसे लिक्विड में रख दिया जहां जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो बच्चों रिमेंबर दिस, अमंग ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो इन सारे फोर्सेस में एक प्रॉपर्टी है कि इनमें कैसा, देखो आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन है। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन है। न्यूक्लियर फोर्स में अट्रैक्शन रिपल्शन है। पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, चाहे मास का साइज कुछ भी हो। यहां से मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइट ईयर दूर भी अगर कोई पार्टिकल या कोई प्लैनेट होगा, तो उस प्लैनेट और हम में अट्रैक्शन ही होता है। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G, कैपिटल G, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसमें कहीं पर भी मीडियम की बात नहीं की है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, या परमिटिविटी डाल सकते हैं वहां पर हम, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स μ0/4 है, μ0/4 पाई, तो वहां पर भी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है मटेरियल पे। पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो फोर्स विल बी जो रहेगा आपका वो F रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू प्लैनेट्स आर G1 एंड G2, देन टू प्लैनेट मस्ट हैव दिस सेम। अब देखो यहां पर क्या दिया है, दो जो प्लैनेट है मेरे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G1 एंड G2, ओके, और G1 इक्वल टू G2 दिया है, देन द टू प्लैनेट मस्ट हैव सेम। दोनों में सेम क्या होगा, देखो G का फॉर्मूला क्या है, Gm अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अगर G1 इज इक्वल टू G2 है, ओके, तो G1 इज इक्वल टू G2 है, इसका मतलब क्या है, Gm बाय r स्क्वायर। तो यहां देखो मास बाय रेडियस स्क्वायर, ये रेशियो सेम रहेगा, उसमें मास भी सेम रहेगा, उसका रेडियस भी सेम रहेगा, पर एग्जैक्टली मास बाय रेडियस स्क्वायर ये रेशियो सेम रहेगा दोनों का। ओके, और G तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो अगला प्रॉब्लम है, इफ G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G बाय स्मॉल g इज, कैपिटल G का डायमेंशन क्या बनेगा, कैपिटल G का फॉर्मूला बनेगा F r स्क्वायर बाय m स्क्वायर, है ना, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इससे G क्या मिला, F r स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो मैं यहां पर देखो डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर डायमेंशन पुट किया, इसके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करके कैपिटल G के डायमेंशन मिल गया मुझे, और स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब उसके डायमेंशन पुट करते हैं। देखो तो बच्चों देखो, ये सॉल्यूशन सॉल्व किया मैंने, क्या मिल गया, L2 m-1 और T0, ये मिल गया। ठीक है, तो हम अगले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, अगर अर्थ सडनली श्रिंक होता है हाफ, देखो हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, वर्ड देखो ध्यान दो, अर्थ श्रिंक हुआ, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। ओके, इसका मैं सॉल्यूशन में, देखो इसमें क्या है बच्चों, रिमेंबर दिस, अर्थ जो है वो श्रिंक हुआ, श्रिंक सिकुड़ गया। ठीक है, याद रखो, सिकुड़ने पर मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट रहता है। ओके, जब कोई चीज श्रिंक होती है, व्हेनेवर सर्टेन बॉडी श्रिंक्स इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट रख के हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो बच्चों ये देखो सॉल्यूशन, यहां पर क्या किया है, देखो हमेशा पहला रूल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उसका फर्स्ट रूल ये है कि जब भी सॉल्व करोगे ऑलवेज
लुक एट द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखो, हमेशा क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखो, नहीं तो क्या होगा देखो, तुमने मास को श्रिंक किया, उस अर्थ को श्रिंक किया, जब अर्थ श्रिंक होगा तो उसका मास सेम है, डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, याद रखो, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। जो मेरा नया अर्थ बनेगा उसका मास सेम है, जी कांस्टेंट है, रेडियस हाफ हो गया है, ठीक है ना, साइज उसका हाफ हो गया है, तो उसका स्क्वायर आएगा gm/r²। ये मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमने नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पुराना वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे 4g मिल गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे बाप रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4g होगा क्या? बच्चों फिजिक्स में एक चीज ध्यान में रखो, आंसर्स जो आते हैं नंबर, जैसे मैंने बोला वेट ऑफ एन एंट, वेट ऑफ एन एंट इज थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन, तो विश्वास नहीं होगा इसके ऊपर, दिस इज वेरी रॉन्ग। याद रखो जो आंसर्स आपके आते हैं वो लॉजिकल है, कंपेरेबल है विथ रियल वर्ल्ड। याद रखो जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं दोज आर वेरी मच कंपेरेबल। तो आपने सॉल्यूशन के वक्त देखा होगा कि मैं यहां पर लिखते बराबर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था कि 4 टाइम्स हो गया। यस इट इज 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारा श्रिंक करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और याद रखो सेम कंसेप्ट, अगर तुम किसी भी मास को श्रिंक कर करके छोटा करोगे, एकदम ऐसा छोटा कंचे जैसा कर दोगे, अगर तुमने अगर कंचे जैसा कर दिया, सन का साइज अगर कंचे जैसा हो गया तो ब्लैक होल बन जाएगा वो, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ही विल इवन डू नॉट अलाउ लाइट टू एस्केप फ्रॉम हिज ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में से लाइट भी नहीं निकलेगा। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है W इज वेट ऑफ अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो W ये वेट ऑफ मैन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट वुड बी द वेट W डैश इफ ही गोज टू अ हाइट h इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब वो हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पर गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r था बराबर, इसको सेंटर लेता हूं मैं। ओके, यहां से वो बंदा यहां पर गया, ठीक है, h इक्वल टू r पर गया। तो मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स वेट। बच्चों वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू g बराबर, ये वेट का फॉर्मूला है। W इज इक्वल टू, तो मुझे वेट ऑन अर्थ ये हो जाएगा और वेट एट हाइट विल बी m एट m अपॉन gh हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन बहुत क्लियर है। तो वेट एट हाइट अपॉन वेट ऑन अर्थ, क्या वेट मतलब mg, g की वैल्यू क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, और वेट इज नथिंग बट फोर्स। अब मैं g का कंसेप्ट यहां पर यूज कर रहा हूं, वेट इज नथिंग बट फोर्स, g m अपॉन r स्क्वायर। तो g m अपॉन r स्क्वायर वो भी यूज किया, रेडियस यहां पर मेरा ट्वाइस r हो गया, या फिर m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? gm अपॉन r स्क्वायर। मेरा रेडियस क्या किया यहां पर, देखो उसने हाइट डबल गया वो, तो रेडियस मेरा ट्वाइस r हो गया, उसका स्क्वायर किया, नीचे वेट ऑन अर्थ की वैल्यू पुट की mg, और मुझे सॉल्यूशन यहां पर मिल गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या मिला? WH वेट एट द हाइट इज 1/4 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरा वेट जो है वो कम होते जाएगा, और देयर विल बी अ पॉइंट, इस हाइट पर एक पॉइंट रहेगा ऐसा जिस पॉइंट पर यू विल फील वेटलेस, जहां पर अंदर खींचने वाला फोर्स वो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। तो जस्ट हवा में ऐसा तैरते रहेगा आदमी, ने नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब बच्चों एक क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करो। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले तो टाइम पीरियड दिया हुआ है और सिंपल पेंडुलम लिया है, ठीक है। इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज 2 सेकंड। स्टेशनरी लिफ्ट थी, लिफ्ट स्टेशनरी, अब लिफ्ट की प्रॉब्लम की तरफ आ गए। तो व्हाट विल बी द पीरियड व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/4। अब बच्चों यहां ध्यान देना, ये लिफ्ट है, लिफ्ट सपोज लिफ्ट जा कहां रहा है, व्हाट वुड बी द पीरियड व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मेरा लिफ्ट का नेट मोमेंट किधर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब जब पेंडुलम यहां पर लगा हुआ था तो पेंडुलम की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, ओके। अब व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/4, अब लिफ्ट जा रहा है ऊपर g/4 से, ओके। अब देखो बच्चों, तो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ये ए नेट, ध्यान दो, ए नेट अगर अपवर्ड है मतलब क्या होगा मेरा? g/4 माइनस g, उसको अपोज कर रहा है,
बराबर ना, ये g/4 ऊपर, ठीक है, माइनस जी, ये g नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5g/4, ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो स्टेशनरी कंडीशन में उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक्ट हो रहा था, और जब वो मूव हो रहा था तो नेट एक्सेलरेशन उस पर ये एक्ट हो रहा था। ओके, अब देखो, तो इसने पूछा कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये देखो फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यहां टाइम पीरियड के बारे में पूछा है, तो यहां t इज, यहां पर क्या मिला, t इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट जी, ये चीज मुझे मिल गई। अब मुझे पूछा है t1 बाय t2, है ना, t1 बाय t2 पूछा है, एक बार चेक कर लो, t1 बाय t2 ही पूछा है या t2 बाय t1 पूछा है। ओके, देखो व्हाट वुड बी इट्स पीरियड व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, मतलब सेकंड केस में पूछा है, तो t2 बाय t1 लो, क्यों, क्योंकि मैं t1 को इधर शिफ्ट कर पाऊंगा। बच्चों अरेंजमेंट स्टार्टिंग से ही करो फास्ट, टाइम बचाना है तो, ठीक है, मुझे बैक करना पड़ा था, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने को। तो t2 विल भी क्या होगा, ये अंडर रूट इनवर्स रिलेशन है, तो g1 अपॉन अंडर रूट g2 हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं, देखो। तो बच्चों कुछ नहीं था, ये देखो, ये 5 बाय रूट 4, ये रूट जी कैंसिल होगा, ये रूट में से 4 निकल के 2 ऊपर जाएगा, तो 2 टू द 4 बाय रूट 5, तो 4 बाय रूट 5 है, यहां पर ये ऑप्शन 4 चाहिए था, 4 बाय रूट 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड विल बी 4 बाय रूट 5, तो इसका सॉल्यूशन है। मैंने क्वेश्चन में करेक्शन भी बताया, यहाँ पर ये W की जगह यहाँ पर 4 चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू अ प्लैनेट, उसको अर्थ से उठाकर एक प्लैनेट की तरफ लेके गए हैं, और वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ L थी, उसको अर्थ से प्लैनेट लेके गए, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड, मतलब यहां पर देखो ये अर्थ और ये प्लैनेट, कंडीशन क्या दी हुई है, यहां पर GE था, यहां पर 2 टाइम्स GE हो गया, इज इक्वल टू GP, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल्ड हो गए। व्हाट शुड बी द न्यू लेंथ, अगर ये लेंथ है L1 तो L2 कितनी होगी, अगर ये लेंथ L है, ठीक है, अगर ये लेंथ L है तो नई लेंथ क्या होगी, तो L2 की जगह मैं इसको लेता हूं LP लेता हूं, ठीक है, सो दैट द टाइम पीरियड इज नॉट चेंज। तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे पास क्या दिया है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। देखो टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए, लेंथ और g की वैल्यू दी है, लेंथ की दी है t, तो t इज प्रोपोर्शनल टू L बाय जी, तो इसका यूज करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो इधर, यहां से मिला t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, तो मैंने क्या किया, t2 बाय t1, मुझे नया टाइम पीरियड निकालना। देखो अब नया टाइम निकालना है मुझे t2 बाय t1, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो t1 है, t1 बाय t2 बाय t1 मुझे दिया है कि टाइम पीरियड दोनों का सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब t2 बाय t1 का रेशियो 1 होने वाला है, अंडर रूट ऑफ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी t2 के सामने L2, t1 के सामने L1, और t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, तो इनवर्स रिलेशन के साथ लिखा, t2 के इधर नीचे g और t1 के इधर g1। मुझे g1 इनिशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ge थी, और फाइनल g2 जो ट्वाइस g थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे LP निकालना था, LP विल बी 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ ऑफ मास 6 × 10 to the power 24 kg, अर्थ का मास दिया है 6 × 10 to the power 24 kg revolves, तो अर्थ ऑफ मास 6 × 10 to the power 24 kg मास दिया अर्थ का, revolves around the sun with angular velocity of 2 × 10 to the power 7 radian per second, और उसके एंगुलर वेलोसिटी दी है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस दिया है किलोमीटर में। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ, बच्चों सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का है फॉर्मूला mR ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ केजी में दिया है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में दिया है, रेडियस ऑर्बिट का रेडियस 1.5 टू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर दिया है, उसको मीटर में पुट करो, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट टू द आंसर। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दिया है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%। अब ध्यान देना, यहां पर वर्ड यूज किया है श्रिंक, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज टू श्रिंक बाय 1%, 1% से रेडियस श्रिंक हो गया विदाउट अ चेंज इन मास। कांस्टेंट क्या है? मास, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये कांस्टेंट है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी। बच्चों देखो यहां क्या दिया है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक, रेडियस अगर श्रिंक हो तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm अपॉन आर स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा? g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस जितना श्रिंक करोगे उतना g बढ़ते जाएगा। यहां पर मास कांस्टेंट रखा है बच्चों, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग मास कांस्टेंट। मैंने इसके पहले बोला था मास कांस्टेंट अगर हो, याद रखो कंसेप्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मास कांस्टेंट हो, मास याद रखो। ये देखो क्यों, जब हम यहां से डेप्थ की तरफ जाते हैं, ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस है कैपिटल आर, ये आपने देखा होगा। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं डी, यहां जब पहुंचते हैं तो अर्थ मेरा छोटा हो गया। बड़े अर्थ का मास, जब अर्थ आर रेडियस था और रेडियस स्मॉल आर हो गया, ये डेप्थ डी, तो पूरे अर्थ का मास स्मॉल कैपिटल एम, तो छोटी अर्थ का मास एम डैश। नाउ दिस एम डैश इज स्मॉलर देन दिस एम, यहां पर जी कम निकलेगा मेरा, याद रखो एट डेप्थ, समझे। पर अगर तुम अर्थ को श्रिंक कर रहे हो, उसका मास कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर तुम श्रिंक कर रहे हो तो। और ऐसे केस में क्या होगा कि तुम्हारा जी जो है वो इंक्रीज होगा, याद रखो इंक्रीज होगा ये क्वेश्चन। तो क्या होना चाहिए यहां पर? वुड इंक्रीज, यस डेफिनेटली बढ़ेगा। वुड डिक्रीज, नहीं डिक्रीज नहीं होगा। वुड रिमेन अनचेंज, नहीं ये तो गलत है। मे इंक्रीज मे डिक्रीज, ये भी गलत है। तो वो इंक्रीज ही होगा, याद रखो इस रिलेशन पे। रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा, बट कब? जब मेरा मास कांस्टेंट है। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड के ऊपर। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियोडिक टाइम t1, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियोडिक टाइम t1, उसका टाइम t1 था जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे था, जिसका रेडियस है r। Its periodic time is t2 when it is taken to a height r above the earth surface, then the value of t2 by t1। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको सामने। देखो बच्चों, लुक एट द सॉल्यूशन। मुझे पता है t is proportional to under root l by g और t is proportional to under root l by, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मुझे यहाँ रेडियस की बात की है तो मैं g की जगह gm अपॉन r स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो l by gm अपॉन r स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, करने के बाद मुझे पता है g और m ये कांस्टेंट है। ये देखो g और m ये दोनों कांस्टेंट है। अगेन प्रोपोर्शनलिटी में ऐड कर सकता हूं मैं, क्योंकि कांस्टेंट हटा सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसलिए। तो अंडर रूट एल बाय ये अंडर रूट एल आर स्क्वायर ऊपर जाएगा l। अब यहाँ देखो l रखा था मैंने, मुझे लगा था लेंथ में रिलेशन होगा कुछ, तो लेंथ तो पूछा नहीं यहाँ पर, क्योंकि सेम पेंडुलम तुमने जमीन पे रखा था और फिर उठा के r/2 पे लेके गए, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r मिला मुझे। और फाइनली जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे मिल गया t2 by t1। ये देखो t2 by t1 इज ट्वाइस r by r इज 2, ठीक है। तो हो गया इसका सॉल्यूशन। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम।